हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। तो चलिए हम तैयारी स्टार्ट करते हैं सीटेट की। एक चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा एक टॉपिक रहता था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट में। यहाँ से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम कोलबर्ग का सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे। तो पहले वंशानुक्रम और हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम 2 या 3% पूछे जाते हैं ज़रूर। सीटेट का ये फेवरेट टॉपिक है और ये चाइल्ड डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी सभी को पता है, वंशानुक्रम होता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, 2 इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं यहाँ। सबसे पहले है पीटरसन की। वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन हम पहले इन परिभाषाओं के माध्यम से जानेंगे कि सबसे पहले हेरिडिटी क्या होती है। वैसे तो सीधी, जैसे एचटेट हो गया, DSSS हो गया, रीट हो गया, उनमें सीधी परिभाषा दी होती है और पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा देने वाले कौन से साइकोलॉजिस्ट है। लेकिन सीटेट में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पुट हुआ। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं और घुमा फिरा के पूछते हैं कि बताओ वंशानुक्रम है क्या, लेकिन डेफिनेशन दे के ये नहीं पूछेंगे कि बताओ कौन से साइकोलॉजिस्ट की है। तो चलिए हम 1 बाय 1 जानेंगे। पीटरसन हेरिडिटी के बारे में क्या कहते हैं कि व्यक्ति को माता पिता व पूर्वजों से प्राप्त प्रभाव ही वंशानुक्रम है। यानी व्यक्ति कोई भी हो, चाहे मेल है या फीमेल है, हमें जो अपने माता पिता से या पूर्वज, हमारे दादा दादी, परनाना परदादा से जो हमें जो गुण मिलते हैं, उनका जो प्रभाव हम पे भी आज दिखाई दे रहा है, वही हेरिडिटी है, वही वंशानुक्रम है, ये कहना है पीटरसन का। फिर जेम्स ड्रेवर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग ये परिभाषा आपको याद रखनी है। जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि माता पिता की जो शारीरिक व मानसिक विशेषताएं हैं, वो माता पिता, जैसे माता पिता है, उनकी जो मेंटली और फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, वो उनके चाइल्ड्स में, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, उनमें हस्तांतरित होएगी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। यही विशेषताएं क्या कहलाती है? हेरिडिटी कहलाती है। यानी जैसी आज मेरी शक्ल है, मैं दिख रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं जो मेरा बोलने का तरीका है, मेरी ऊंचाई है, मेरा भार है, ये सारी चीज़ें मेरी हेरिडिटी से इफेक्टेड है, ये कहना है जेम्स ड्रेवर का। ठीक है, यानी जैसे माता पिता होंगे शरीर में, शरीर के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, आवाज़ के हिसाब से, वैसे ही गुण, कई गुण मम्मी के आएंगे, कई पापा के आएंगे, वो संतानों में हस्तांतरित होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर वंशानुक्रम के हेरिडिटी के कुछ रूल्स भी है, रूल्स ऑफ हेरिडिटी। तो 1 बाय 1 हम समझेंगे। सबसे पहला क्या है कि बीजकोष का नियम। बीजकोष का नियम देने वाले कौन थे? बीजकोष को प्रतिपादित किया था बीजमैन ने, इसीलिए इसको बीजकोष का नियम भी कहते हैं। इन्होंने, बीजमैन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया इस चीज़ को। नंबर 1 सोमैटिक को बोला जाता है कायकोष। यानी ये जो कायकोष है ना, ये शरीर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है कि शरीर कैसे कैसे ग्रोथ करेगा, कैसी मेंटली ग्रोथ होगी, कैसे फिजिकली होगी, कैसे इमोशनली होगी, कैसे सोशल होगी। ठीक है, दूसरा क्या है? जेनेटिक सेल्स, कि हमारा जो ग्रोथ है वो जेनेटिक, हमारा जो फिजिकल ढांचा है वो जेनेटिक सेल्स से मिलकर बनता है। तो बीजकोष इसके बारे में क्या बताते हैं? इसे हिंदी में उत्पादक कोष भी बोला जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, यानी मम्मी पापा से निकलकर ये फिर बच्चों में जाएगा, उन बच्चों से निकलकर फिर ये उनके बच्चों में जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक सेल्स है ना, वो विनाशकारी होते हैं। लगभग यहाँ अगर ये गुण बार बार, अगर किसी में गुस्सा है, समझ लीजिए गुस्सा भी एक जेनेटिक सेल्स है, तो मम्मी पापा को ज़्यादा आता है तो बच्चों में भी जाएगा और वो बच्चों में, और ये गुण जैसे ही मनुष्य को गुस्सा आया, गुस्सा उस पर हावी हो गया, क्रोध इतना हावी हो गया, तो वो हमेशा विनाश का कारण ही होता है। ये बताया जेनेटिक सेल्स बीजकोष ने। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गाल्टन का नियम। गाल्टन हेरिडिटी का रूल देने वाले गाल्टन भी थे। गाल्टन ने क्या बताया कि जो आधे गुण हैं वो मम्मी पापा से मिलेंगे हमें। जैसे 50% गुण है हमारा दिखने का, हमारी लेंथ है, हमारी हाइट है, हमारा वेट है, वो आधे गुण हमें मम्मी पापा से मिलेंगे। और उल्टा होता है इसमें, लड़कियां पापा के जैसी दिखाई देती है और लड़के मम्मी के जैसे दिखाई देते हैं। और फिर क्या बताया? 1/4 जो गुण है वो हमें दादा दादी या नाना नानी से मिलेंगे। गाल्टन बताते हैं ये। और 1/8 हिस्सा है वो हमारे परनाना
परनानी परदादा परदादी से हमें ये गुण मिलते हैं। और ये क्या बताया कि गाल्टन क्या कहते हैं कि ये सिर्फ ऊंचाई, भार, कद पर लागू होता है। ये जो गाल्टन का नियम है ये हमारी इंटेलिजेंस या बुद्धि पर लागू नहीं होगा, ये साफ तौर पर लिखा है। तो ये हेरिडिटी का दूसरा नियम था। तो तीसरा नियम क्या है? समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है हेरिडिटी में, यानी जैसे माता पिता होंगे वैसी ही उनकी संतानें होगी। कि फॉर एग्जांपल जैसे मम्मी पापा इंटेलिजेंट है तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट ही होंगे। ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में ऐसा ही होता है। रेयर होता है वो अगले स्टेप में पढ़ेंगे। अगर मम्मी पापा मंद बुद्धि है तो 90% 95% यही चांस है कि उनकी जो संतानें होगी वो मंद बुद्धि ही होगी। फिर आगे क्या है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। यहाँ ये रूल मस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी ये रूल क्या कहता है कि जैसे माता पिता होंगे ना वैसे बच्चा नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल वही वाला एग्जांपल ले रहे, अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो रेयर केसेस में कि बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो गया और मंद बुद्धि माता पिता की जो संतानें हैं वो इंटेलिजेंट पैदा हो गई। ये होता है लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये विपरीत होता है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चा नहीं होता। फिर क्या है? अर्जित गुणों का स्थानांतरण। अर्जित गुण है जो, जैसे अर्जित गुणों को हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। इसका जो प्रतिपादन है वो लेमार्क ने किया था। लेमार्क ने अपनी बहुत सारी थ्योरी दी और उन्होंने जिराफ पर अध्ययन किया। लेमार्क क्या बताते हैं कि जो जिराफ था ना शुरुआत में वो एक उस हिरण की तरह दिखाई देता था, यानी हिरण की तरह दिखाई देता था। और जो वो उसका जो एनवायरनमेंट था उसके आसपास देखा कि उसने बड़े बड़ी छोटी झाड़ियाँ हैं और बड़े बड़े पेड़ भी है। तो शुरुआत में क्या किया उस हिरण जैसे जिराफ ने, तो वो छोटी झाड़ियाँ और पेड़ खा के अपना पेट भर लिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ की सारी जो एग्रीकल्चर थी, जो घास फूस था वो ख़त्म हो गया। फिर उस जिराफ ने धीरे धीरे क्या किया, वो देखा कि वो जो पेड़ है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, वो उस तक नहीं जा सकता। तो धीरे धीरे क्या किया, जिराफ ने अपने बॉडी को चेंज किया, धीरे धीरे गर्दन लंबी की। ऐसे लेमार्क बताते हैं कि धीरे धीरे गर्दन इतनी लंबी कर ली कि वो उस पेड़ के सबसे ऊंचे वाले भाग पर भी आ जा सकता है। तो ये था लेमार्क का। यानी क्या किया, शुरू में जिराफ हिरण के तरह छोटा था और फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बड़ा हुआ, और लेकिन वो जो अर्जित किया वो गुण ऑटोमेटिक नहीं आया, क्योंकि जैसे वो गर्दन लंबी करता रहा तो एक पीढ़ी उसकी ऐसी आई कि वो गुण जो है वो स्थायी हो गया और आगे की सारी जो पीढ़ियां है वो जिराफ की उतनी ही हाइट तक पहुंच गई जो आज हम देख पा रहे हैं। ये तो लेमार्क ने बताया कि उसने अर्जित किया था वो गुण, और जो अर्जित किया है वो भी आज भी उसी सेम पीढ़ी में ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। फिर क्या है? मेडल का नियम। मेडल ने भी बताया कि प्रभाविकता का नियम है, इसमें पृथक्करण भी होता है। तो दो कैटेगरी बताई। और अर्जित गुणों का जो लेमार्क ने समर्थन किया, इसके जो सहयोगी है मैकडूगल व पॉलो समर्थक रहे। इन्होंने सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया। ठीक है। फिर क्या है? मेडल का नियम है। इसमें क्या है? प्रभाविकता का नियम है। मेडल ने भी यही बताया कि अगर मेडल ने मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया? मटर के पौधे पर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने 2 टाल मटर के पौधे लिए, इनका क्रॉस करवाया, तो एक एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो संतानें हुई वो दोनों लंबी थी। ठीक है। फिर इन्होंने एक लंबा और एक छोटा मटर का पौधा लिया। फिर क्या हुआ कि बीच का गुण आ गया। जो ये मटर का पौधा था ये ना तो ज़्यादा लंबा हुआ और ना ज़्यादा छोटा रहा, यहाँ बीच का गुण आ गया। ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा कहा मिलाया। लेकिन कई जगह मेडल ने देखा कि जो है मटर का पौधा है वो सेम लंबाई का, इसकी हाइट अकॉर्डिंग है, और कुछ गुण इसके छिप गए, यानी आगे आने वाली जो पीढ़ियां होगी उसमें वो दिखाई दे सकते हैं। यहाँ जो ये पौधा है ना, ये टाल है, लंबा हो गया। ठीक है। लेकिन जैसे इसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, यहाँ जो बोनापन है ना ये इसमें छिपा हुआ है, तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी क्या पता उसमें वो चीज़ें दिखाई दे, क्या पता बीच का रह जाए वो पौधा, और क्या पता बिल्कुल शॉर्ट रह जाए। ठीक है। ये था मेडल का नियम। इन्होंने हेरिडिटी पे काफ़ी डिटेल में अपने अध्ययन किया और उस पर चर्चा की।
तो 1 मिनट में साइड हो जाती हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हेरिडिटी है, हेरिडिटी का इफ़ेक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पर पड़ेगा ही पड़ेगा, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चा होगा, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट लेने के बाद कुछ हम आगे भी चीज़ें समझेंगे। फिर क्या है हेरिडिटी में, जैसे हमें पता है कि जो मनुष्य में है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 के जोड़े पाए जाते हैं, ये हमें सबको पता है, ठीक है। यहाँ 23 जोड़े फीमेल के होंगे और 23 जोड़े मेल के होंगे, तो इस वजह से जाइगोट बनेगा। XX भी बन सकता है और XY भी बन सकता है, यहाँ लड़की होगी और यहाँ लड़का होगा, ये हमें पता है। लेकिन 1938 में एक हेनरी टर्नर नाम की साइकोलॉजिस्ट हुई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वहाँ ना एक लड़की पैदा हुई, तो एक लड़की पैदा हुई, उसने देखा कि जो 23वां जोड़ा है उस लड़की का, ये जो 23वां जोड़ा है उसमें सिर्फ एक ही मम्मी या पापा का एक ही गुणसूत्र आया X, दूसरा गुणसूत्र यहाँ नहीं आया, यानी एक क्रोमोसोम की कमी रह गई। और इस कमी को हेनरी टर्नर ने क्या बताया, हेनरी टर्नर ने बताया इसे टर्नर सिंड्रोम, यानी ये एक तरह की बीमारी है। इसमें बच्चे में 45 क्रोमोसोम ही रहेंगे, कितने बताए 45, और इसीलिए हेनरी टर्नर ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए इस क्रोमोसोम के सूत्र को टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें बच्चे में लगभग लड़की या महिलाओं में एक क्रोमोसोम की कमी होती है, यानी 45 हो जाते हैं इसमें क्रोमोसोम, तो यहाँ खाली होता है, ये सिर्फ X होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या बताया, दूसरा होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बच्चे का क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में बच्चे का एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी बच्चा मंगोलिज्म होता है, यहाँ गुणसूत्र 47 हो जाते हैं, 46 से बढ़कर बच्चे में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यहाँ इस ये जो बीमारी होती है ना, ये डाउन सिंड्रोम बच्चे की चेहरे से स्पष्ट दिखाई देते हैं, बच्चे का चेहरा अजीब सा देखने को मिलेगा, आंखें भी अजीब सी देखने को मिलेगी, तो साफ ऐसे बच्चों को हम देखते हैं तो इसका साफ पता चल जाता है कि इस बच्चे के गुणसूत्र में जो डाउन सिंड्रोम का लक्षण साफ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में दिखाई नहीं देता कि यहाँ 45 है, ये ज़्यादातर XX यानी महिलाओं और लड़कियों में देखने वाली बीमारी है। तो हेनरी टर्नर ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए इसको टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। 2 ही बातें यहाँ ध्यान रखनी है, क्या, नंबर 1 45 यहाँ क्रोमोसोम होंगे, तो यहाँ होगा टर्नर सिंड्रोम, ध्यान रखेंगे, टर्नर सिंड्रोम होगा 45 में, और यहाँ 47 हुए, यहाँ बोला जाएगा डाउन्स। वैसे नाम में डाउन है लेकिन यहाँ क्रोमोसोम बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने वाली थी हेनरी टर्नर, कब किया, 1938 में एक्सपेरिमेंट किया, ध्यान रखना, ये अमेरिका की साइकोलॉजिस्ट थी, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और बहुत सारी स्टोरियां हैं हेरिडिटी को लेकर कि जैसे एक भेड़िया एक बालक को उठा ले गया था, वो हाँ एनवायरनमेंट की है वो, तो कि वंशानुक्रम का अब यहाँ क्या निचोड़ निकल के आता है कि जो वंशानुक्रम है, हेरिडिटी का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे हम उसको कितना ही एनवायरनमेंट दे दे। नर्चर और नेचर का विवाद भी पढ़ेंगे, ये क्या है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सब एक बार रिकैप करेंगे, 45 क्रोमोसोम हो गए, वो वहाँ टर्नर सिंड्रोम आएगा, 47 में डाउन सिंड्रोम आएगा। ध्यान रखेंगे डाउन सिंड्रोम है लेकिन उल्टा है, यहाँ क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, बच्चा मंगोलिज्म होता है, और इसके चेहरे से, इसके जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे का क्रोमोसोम बड़ा है, ठीक है। और यहाँ नहीं पता चलता, टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चे का नहीं पता चलता, हम चेहरा हाव भाव देख के नहीं पता लगा सकते कि इस बच्चे की कहीं ना कहीं, ये ज़्यादातर महिलाओं में होता है कि कहीं ना कहीं क्रोमोसोम की कमी है, ये टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि 1938 में हेनरी टर्नर ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ये अमेरिका की निवासी थी, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम वातावरण, फिर वातावरण को पढ़ने के बाद हम इसको कंपैरिजन करेंगे वंशानुक्रम वर्सेस वातावरण।
एक टॉपिक और अगर आप इसमें ऐड करना चाहे तो हेरिडिटी के गुण में एक होता है वर्ण संकर। वर्ण संकर वैसे आज तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन ये हेरिडिटी का ही रूल है कि रूल्स ऑफ हेरिडिटी है। वर्ण संकर में क्या होता है, यहाँ वर्ण संकर में जैसे कोई पुरुष है, ठीक है, वो अपनी अलग जाति से अगर विवाह कर लेता है और विवाह करने के बाद उससे जो उत्पन्न संतान होती है ना, वो वर्ण संकर कहलाती है। और वो जो वर्ण संकर संतान होगी वो अपने मौलिक जो हेरिडिटी का गुण है ना, जो मौलिक या मम्मी वाला, टोटली मम्मी वाला या टोटली पापा वाला, वो गुण उस बच्चे में दिखाई देगा। ये एक बार बेसिक जानकारी ध्यान रखना वर्ण संकर के बारे में, ठीक है। पुरुष का या स्त्री का अपनी जाति से बाहर विवाह करना और उससे उत्पन्न होने वाली संतान वर्ण संकर कहलाती है। तो ये थी वंशानुक्रम के बारे में जानकारी। अब हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में और फिर वंशानुक्रम वर्सेस एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ से लगभग सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा के पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट्स बनाएं खुद अपने खुद के, ठीक है।